नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। आज ही के द हिंदू एडिटोरियल में दोस्तों एक आर्टिकल था द हिंदू का, जिसका टाइटल था सेरो सर्वेज अंडर एस्टिमेट बिल्डिंग ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। इस आर्टिकल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब तक इंडिया में 2 सेरोसर्वेज कराए गए हैं। एक सेरो सर्वे हुआ था 11 मई से लेकर 4 जून 2020 के में, और दूसरा हुआ था 17 अगस्त से लेकर सितंबर 22 के बीच में। तो दूसरा था 17 अगस्त से 22 सितंबर, पहला था 11 मई से 4 जून। सेरो सर्वे में होता क्या है दोस्तों कि आपके खून के सैंपल्स लिए जाएंगे और उन खून के सैंपल्स में कोविड 19 की एंटीबॉडीज को चेक किया जाएगा, और अगर उसमें कोविड 19 की एंटीबॉडी निकल के आती है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो कोविड 19 का वायरस है वो आपको छूते हुए निकल गया है, या आपको अटैक करके आपकी इम्यूनिटी ने उसको हरा दिया। मतलब कहीं ना कहीं आप इस कोविड 19 के वायरस के साथ टच में आए। तो भैया, सेरो सर्वे से पता ये चलता है कि एक पर्सन किस हद तक कोविड 19 वायरस के टच में आया। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। द थ्योरी बिहाइंड पॉपुलेशन बेस्ड सेरोलॉजिकल सर्वे, जिनको सेरो प्रेवलेंस सर्वे भी बोला जाता है, देखिए यहां पे लिखे हुए हैं समवे है। तो ये जो सेरो प्रेवलेंस सर्वे होते हैं, ये करते क्या है, कोविड 19 अगर आपकी बॉडी को हिट करता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। इन एंटीबॉडी को नापते हैं ये सेरोलॉजिकल सर्वे। इनका पर्पस क्या है? इट इज टू मेजर द proportion of a population already infected as evidenced by antibody positivity. When applied on a national scale, a random sample of the entire population is tested, then the data are extrapolated to the whole population. यानी कि एक पर्सन जो पहले कोविड 19 की इन्फेक्शन से अफेक्ट हो चुका है, उसकी इम्यूनिटी ने उस कोविड 19 के इन्फेक्शन को हरा दिया, और बाद में आपने उसके खून के सैंपल को चेक किया तो उस कोविड 19 के इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी मिली। यहां पे रैंडम नाम का शब्द का क्या मतलब हो गया? रैंडम नाम का शब्द का मतलब यह हो गया दोस्तों कि आपने पूरे देश की पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई किया, यानी अलग अलग स्ट्राटास बनाए पॉपुलेशन के, और हर स्ट्राटा से आपने रैंडमली कुछ लोगों को उठा लिया। ठीक है ना? तो फर्स्ट यू आर स्ट्रैटिफाइंग द पॉपुलेशन, आप पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रहे हो और हर ग्रुप से आप कुछ लोगों के डाटा को उठा ले रहे हो। तो इससे जो ओवरऑल डाटा निकल के आएगा वो होल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। रैंडम का मतलब होता है स्टैटिस्टिशियंस की भाषा में कि भैया आपने जितने लोगों को भी उठाया है, इतने यूनिफॉर्म तरीके से उठाया है कि भाई सबको इक्वल चांसेस है सेलेक्ट होने के। जैसे कि मुंबई के धारावी स्लम से कुछ लोगों को सेरो प्रेवलेंस सर्वे के लिए उठाया गया, तो ओवरऑल पूरे धारावी स्लम में जितने भी लोग हैं रैंडमली किसी को भी उठा लिया गया। तो जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हो, एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन, एक होता है रैंडम सिलेक्शन। तो रैंडम सिलेक्शन में ये पूरे चांसेस होते हैं कि जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, जितने भी अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग हैं, सब उसमें आ जाएंगे। तो बस यही सेरो सर्वे की एक अच्छी बात मानी जाती है कि रैंडमली लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, पहले उनको शॉर्टलिस्ट या स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, उसके ऊपर टेस्ट कराए जाते हैं, एंटीबॉडी ढूंढी जाती है। ठीक है? अब आपने मान लीजिए एंटीबॉडी ढूंढ ली। आप एंटीबॉडी ढूंढते किसके अगेंस्ट हो? तो देखिए, अगर आप कोरोना वायरस की बात करिए तो कोरोना वायरस में 4 एंटीजेंस मिलते हैं। एक है S1 और S2, ये है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन मतलब कि वो पार्ट ऑफ कोरोना वायरस जो कि ह्यूमन बींग्स के रिसेप्टर सेल्स के साथ जुड़ेगा। हमारे ह्यूमन बींग के जो रिसेप्टर सेल होते हैं, उसमें जब कोरोना वायरस अटैक करेगा तो जो चीज हमारे ह्यूमन बींग्स के रिसेप्टर सेल के साथ जुड़ेगी वो स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो कि होते हैं S1 S2। फिर एक होता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD, और चौथा होता है न्यूक्लियोप्सिड, न्यूक्लियोप्सिड N। तो S1 S2 RBD और N, ये जो 4 एंटीजेंस हैं आपके कोरोना वायरस के, इन चारों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं एक इंसान के खून में। तो यानी कि जब कोरोना वायरस अटैक कर रहा है तो ये चारों चीजें इन्वॉल्व होंगी, S1 S2 RBD और N, और इनके अगेंस्ट में 4 अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगा ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में इन चारों प्रकार के एंटीजेंस के लिए अलग अलग 4 प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, और इन्हीं 4 प्रकार की एंटीबॉडीज को पकड़ के ये पता किया जाता है कि हाँ भाई, ये पर्सन कोरोना वायरस के टच में आया है या नहीं आया है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों मैं बोलना भूल गया, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। ऑलमोस्ट मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस करवा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो आप हेल्प करना चाहो तो ज्वाइन बटन दबा के कर सकते हो, वहां पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके सारे जेन्युइन डॉट्स के जवाब दूंगा। इस लेक्चर की PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने देखा कि ये 4 प्रकार के एंटीजन है कोविड 19 वायरस के। इन 4 प्रकार के एंटीजन के अगेंस्ट
4 प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। चलिए ठीक है, आपको 4 प्रकार की एंटीबॉडी समझ में आ गई। अब बात दोस्तों ये है कि इन 4 प्रकार की एंटीबॉडीज का आप डिटेक्शन कर भी लेते हो तो भी इस मेथडोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस है? प्रोटेक्टिव वायरस न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन ऑफ द इम्यूनिटी, इसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं जान पाओगे। प्रोटेक्टिव वायरस न्यूट्रलाइजिंग फंक्शन ऑफ द इम्यूनिटी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो इन 4 प्रकार के एंटीजेंस के अगेंस्ट लड़ रही है, और कैसे आपकी इम्यूनिटी इन 4 प्रकार के एंटीजेंस को मार रही है ये आपको लाइव लेबोरेटरी में देखना पड़ेगा। सेरोलॉजिकल सर्वे जो लोग करवाते हैं उनको ये परमिशन नहीं दी गई है कि वो वायरस सैंपल्स को अपने लैब में लेके जाएं, क्योंकि उससे कोविड-19 का और फैलने का खतरा है। तो सीधी सीधी बात है कि भाई ये लाइव कोविड-19 के वायरस की टेस्टिंग क्लिनिकल लैब्स में प्रोहिबिटेड है। इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्टेड रिसर्च लैब्स। तो केवल सेलेक्टेड रिसर्च लैब्स में ही आप ये जो लाइव कोरोना वायरस है इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। इसीलिए ये जो एंटीबॉडी टेस्टिंग होती है सेरो सर्वे में, यहां पे ये नहीं हम पता कर सकते कि भैया एक लाइव वायरस से हमारी इम्यूनिटी कैसे लड़ती है, इन 4 तरीके के जो एंटीजेंस हैं इनको कैसे मारती है। वो जो लोग कोरोना वायरस की रिसर्च कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो देख रहे हैं। सेरो सर्वे में भैया आप किस तरीके से एग्जैक्टली वायरस को मार रहे हो हमारी इम्यूनिटी के थ्रू, इसको नहीं देखा जाता है। तो सेरो सर्वे में ये पहली आप कह सकते हो लिमिटेशन आ गई। अब बात करो भैया इन 4 प्रकार की एंटीबॉडीज की S1, S2, RBD और N। तो इनको मारा मतलब कि भैया इम्यूनिटी ने इनको मार दिया, और अगर इन चारों के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो मतलब वो पर्सन कभी ना कभी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ होगा। लेकिन अब यहां पे कुछ न्यूएंसेस है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। कुछ पब्लिकेशंस छपे हैं द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने। ये क्या बोलते हैं कि भैया जिनको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस हुआ था या जिनको कोरोना वायरस होने के बाद माइल्डली सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस थे, इनकी जो एंटीबॉडी बनी ये एंटीबॉडी बहुत जल्दी डिक्लाइन कर जाती है। जितना ज्यादा वायरल लोड होगा कोरोना वायरस का उतनी ही ज्यादा एंटीबॉडी बनने के चांसेस है। जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनेगी वो एंटीबॉडी खून में उतने दिन तक परसिस्ट करेंगी। माइल्ड कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपका इम्यून सिस्टम जल्दी उस माइल्ड कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को मार देगा। उस माइल्ड कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के जूझने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो कम बनेगी और ये एंटीबॉडी जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो शुरुआत में जितनी एंटीबॉडी बनी वो 50% पहुंच जाएंगी 36 दिन में, और 60 दिन तक वो सारी की सारी एंटीबॉडीज आपके ब्लड से अनडिटेक्टेबल हो जाएंगी। तो अगर आप माइल्ड कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में आए हो तो उसके अगेंस्ट में जो आपके खून में एंटीबॉडीज बनी वो एंटीबॉडीज भी कमी थी। 36 दिन में वो 50% लेवल पे आ जाएंगी और 60 दिन खत्म होते वो पूरी की पूरी गायब हो जाएंगी। और आपको पता है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक रहे या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहे। तो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केसेस कोरोना वायरस के रहे हैं लगभग 80%। और यहां पे एक और कैच निकल के आता है। एक स्टडी कराई गई टेनिस नाम की जगह है यूएस में हेल्थ केयर वर्कर्स में। वहां पे ये पता चला कि इन हेल्थ केयर वर्कर्स में जब S2 एंटीबॉडी को चेक किया गया, ये S2 एंटीबॉडी निगेटिव हो गए 2 महीने में। यानी कि इन्फेक्शन से 2 महीने के अंदर जो भी S2 क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। तो मैंने बताया ना S1 स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडी आएगी, S2 स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडी आएगी, RBD के अगेंस्ट अलग आएगी, N न्यूक्लियोसिड के अगेंस्ट अलग आएगी। तो जब ST एंटीबॉडी को चेक किया गया तो भैया पता चला कि 2 महीने में तो पूरी गायब हो गई। हां, अगर आप 2 एंटीबॉडीज को एक साथ चेक करते हो, मान लो आप S2 की एंटीबॉडी भी चेक करते हो और RBD की एंटीबॉडी भी चेक करते हो, तो आप एक बॉडी का जो न्यूट्रलाइजिंग रिस्पॉन्स है कोरोना वायरस की तरफ उसको ज्यादा अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है दुनिया भर के सेरो सर्वेज में कि दुनिया भर के सेरो सर्वेज केवल एक एंटीजन की एंटीबॉडी को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी अवेलेबल टेस्ट किट हैं सेरो सर्वेज में वो केवल एक एंटीजन की एंटीबॉडी को चेक करते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। तो मतलब कि अगर आप सेरो सर्वे कंडक्ट करा भी रहे थे तो जितने 4 प्रकार के कोरोना के अंदर एंटीजन थे, अगर आप सबकी एंटीबॉडी नापते तो कुछ इफेक्टिव निकल के आता, बट आप वो नहीं कर रहे हो। आप किसी एक एंटीजन की एंटीबॉडी नापते हो। इंडिया की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 सेरो सर्वे करवाई, 11 मई से 4 जून, 17 अगस्त से सितंबर 2022। पहले सर्वे में केवल S1 एंटीबॉडी को नापा गया। अब यही तो यहां पे बताया जा रहा है,
अगर आप एंटीबॉडीज नाप रहे हो तो S1 या S2 दोनों नापो, या S1 MBD के साथ नापो, या S2 MBD के साथ नापो, या MBD N के साथ नापो। तो अगर इस तरीके के ग्रुपिंग्स में आप नापते हो एंटीबॉडीज को, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से पता कर पाओगे कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी ने कितनी जल्दी कोरोना वायरस को हराया, वो एंटीबॉडी कितने दिन में निगेटिव हुई। चूंकि देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि चारों प्रकार के एंटीजन की जो एंटीबॉडीज हैं वो अलग अलग समय के लिए ब्लड में रहेंगी। तो सिर्फ एक एंटीबॉडी आप भांपते हो तो आप ये तो पता कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में उस पर्सन को कोरोना वायरस हुआ होगा, लेकिन वो किस लेवल का हुआ होगा, सिम्टोमेटिक था, एसिम्टोमेटिक था, सीवियर था, ये आप नहीं पता कर पाओगे। ये प्रॉब्लम है यहां पे। और यह भी बोला जा रहा है कि किसी एक प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी 4 हफ्ते तक ब्लड में रहेगी। यानी कि एक पर्सन इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्ट होने के 4 हफ्ते के अंदर आप समझ, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जब आप किसी इन्फेक्ट होते हो, इन्फेक्ट हुए आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 36 वीक के अंदर 50% पहुंच गई एंटीबॉडी, 36 डेज के अंदर, और 60 डेज के अंदर 100% चली गई। मतलब कि इन्फेक्ट होने से 60 दिन, और आपके ब्लड में एंटीबॉडी आने में कितना समय लगेगा, यानी डिटेक्टेबल एंटीबॉडी आने में कितना समय लगेगा। कि मान लीजिए आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए, तो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने के 30 दिन के अंदर आपके ब्लड में डिटेक्टेबल एंटीबॉडी आएगी। यानी मान लीजिए अभी अभी आपको कोरोना वायरस हुआ है और सेरो सर्वे में आपका ब्लड सैंपल लिया गया, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी आपका कोरोना वायरस हुआ है और 1 महीने बाद जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो उसमें कुछ विजिबल एंटीबॉडीज मिलेंगी। मतलब आपके इन्फेक्ट होने के 4 हफ्ते बाद डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज पकड़ी जा सकती हैं इन किट्स में, जो कि सेरो सर्वे में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब तक हम ये समझ पाए हैं कि ये जो एंटीबॉडी आती है हमारे ब्लड में इन्फेक्ट होने के बाद, ये कुछ समय तक ही हमारे ब्लड में रहेंगी और तुरंत इन्फेक्ट होते नहीं आएंगी, इन्फेक्ट होने के 4 हफ्ते बाद आएंगी। इसीलिए अगर इंडिया में या देश में, दुनिया में कहीं पे भी सेरो सर्वे हो रहा है तो सेरो सर्वे प्रॉपर टाइमिंग के साथ होना चाहिए। अभी इंडिया में पहला सेरो सर्वे हुआ 11 मई से 4 जून। अगर 11 मई से 4 जून सेरो सर्वे हो रहा है तो मतलब कि ये उन लोगों को भांप पाएगा जो अप्रैल 13 से मई 7 के बीच में इन्फेक्ट हुए हों। तो भैया सीधी सीधी बात यह है कि इफ द सेरो सर्वे इज 11 मई टू 4 जून, इट विल बी एबल टू असेस दोज पीपल हु हैव बीन इन्फेक्टेड इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 13 मई टू 7 मई, 13 अप्रैल टू 7 मई। ठीक है ना? क्योंकि आप देखिए, अप्रैल 13 के 28 दिन बीते तो आप कहां पहुंचे 11 मई को, 7 मई के 28 दिन बीते तो आप कहां पहुंचे 4 जून को। और आपको मैंने बताया है ना कि आपके इन्फेक्ट होने के 4 हफ्ते बाद आपके खून के अंदर एंटीबॉडीज आएंगी। इस सेरो सर्वे ने बताया, पहले सेरो सर्वे ने बताया था कि जो इंडिया में प्रेवलेंट रेट है कोरोना वायरस का वो 0.73% है। चलिए वो अलग बात है। मिड सितंबर आते आते ये न्यूज निकल के आ रही थी कि भैया 30 to 35% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है कोरोना वायरस से इंडिया में। तो भैया ये जो 11 मई से 4 जून का सेरो सर्वे था उसने बोला इन्फेक्शन रेट ऑफ इंडिया एट 0.73%। सितंबर के मिड में जो न्यूज चल रही थी वो कह रही थी कि भैया 30 to 35% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। अब यहां पे जो दूसरा सेरो सर्वे हुआ है उसके बारे में कुछ बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा सर्वे सर्वे हुआ है 17 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में। और 17 अगस्त से लेके ये जो 22 सितंबर वाला सेरो सर्वे था, ये किस पीरियड को मेजर करेगा? ये मेजर करेगा 20 जुलाई से लेके 25 अगस्त के पीरियड को। क्योंकि 20 जुलाई से जब 28 दिन बीतेंगे तो आप पहुंचोगे 17 अगस्त को, और 25 अगस्त से जब 28 दिन बीतेंगे तो आप पहुंचोगे सितंबर 22 को। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इन्फेक्ट हो रहे हो, इन्फेक्ट होने के 4 हफ्तों के बाद आपके खून में एंटीबॉडीज आएंगी। अब यहां पे ये जो सेकंड सेरो सर्वे है वो ये बता रहा है कि जो प्रेवलेंस रेट है कोरोना वायरस का इंडिया में, दैट इज 7.1%। लेकिन ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहां पे 50% का एक करेक्शन फैक्टर लाके ये 7% ना होके 14.2% है। यानी कि इस सेरो सर्वे में जो बताया गया है कि भाई देश की 7.1% ऑफ द कोरोना ये जनता इज अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस, ये सही नहीं है। 14.2% जनता अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि देखिए 20 जुलाई से लेके अगर आप 25 अगस्त के बीच का एक टाइम पीरियड मेजर करते हो तो वो निकल के आता है 4 अगस्त। अगर आप 4 अगस्त को मिड पॉइंट मानते हो, मान लीजिए दोस्तों कि 4 अगस्त को कोई इन्फेक्ट हुआ, इफ समवन इज इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो भाई वो जुलाई 4 तक, 4 अगस्त को अगर कोई इन्फेक्ट हुआ तो उसके खून में एंटीबॉडीज कब आएंगी? सितंबर में आएंगी। अगर कोई 4 जुलाई को इन्फेक्ट किया है
तो उसके 28 दिन बाद यानी कि 1 अगस्त या 2 अगस्त के लगभग उसके खून में एंटीबॉडीज आएंगी। बात कुल मिला के ये कही जा रही है कि जो 17 अगस्त से 22 सितंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें उन्हीं लोगों का इन्फेक्शन पकड़ पाए जो 20 जुलाई से लेके 25 अगस्त के टाइम पीरियड के बीच में इन्फेक्ट हुए थे। 20 जुलाई से पहले पूरा जो जून का महीना था, उस समय पे जो लोग इन्फेक्ट हुए उनका कोरोना वायरस हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक बार को अगर आप सेरो सर्वे का डाटा कंपेयर करते हो, कौन सा सेरो सर्वे, दूसरा वाला जो 17 अगस्त से 22 सितंबर में हुआ, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे पता है। तो 17 अगस्त से 22 सितंबर वाला जो सेरो सर्वे हुआ तो उसने किसका डाटा पकड़ा, 20 जुलाई से 25 अगस्त तक का। लेकिन 20 जुलाई से पहले का जो डाटा था वो नहीं पकड़ पाया वहां पे। पहला सेरो सर्वे कब हुआ, 11 मई से 4 जून। अभी 4 जून के बाद देखो आप, तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो 11 मई से लेके 4 जून में जिन लोगों को कोरोना वायरस हुआ वो 17 अगस्त से लेके 22 सितंबर वाले सेरो सर्वे में आएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी एंटीबॉडी उड़ चुकी होंगी। इनफैक्ट जून के आधे तक भी जितने सेरो सर्वे में हैं, जिन लोग इन्फेक्ट हुए हैं, वो भी 17 अगस्त से 22 सितंबर वाले सेरो सर्वे में नहीं आएंगे। तो कुल मिला के ये जो पूरा आधा मई है, जो पूरा जून का महीना है, यहां पे जो लोग भी इन्फेक्ट हुए उनके एंटीबॉडीज 17 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में हो चुके होंगे गायब, तो वो पकड़ में ही नहीं आएंगे। इसीलिए ये जो दूसरा वाला सेरो सर्वे था 17 अगस्त से 22 सितंबर वाला, जिसने बोला कि देश में कोरोना वायरस 7.1% पे, इसमें अगर आप 50% का करेक्शन फैक्टर लगाते हो, क्योंकि जून मई इन महीनों को हमने कंसीडर नहीं किया, तो ये पता चलता है कि भैया ओवरऑल जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन रहा होगा इंडिया में, वो रहा होगा लगभग 14.2%। यानी सीधे सीधे ये जो 7.1% का कोरोना वायरस का प्रेवलेंस फिगर है, इसको ऑथर निगेट कर रहा है, कह रहा है कम से कम 50% का करेक्शन फैक्टर लगाइए, और 14.2% लोग कोरोना से अफेक्ट हो चुके थे। जो 7.1% का डाटा दिया गया है, ये गलत दिया गया है। एक बात तो ये बोली गई। दूसरी बात जो सबसे डेंजरस यहां पे निकल के आ रही है, 4 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक जो नए केसेस थे वो 51,282 पर डे से बढ़ के 97,859 पे पहुंच गए। तो यहां पे फैक्टर क्या आ गया, 1.9, यानी 51,282 से 97,859, 1.9 के फैक्टर से केसेस बढ़े हैं। तो अगर हम मान ले कि जो दूसरा सेरो सर्वे था जिसमें हम लोग 14.2% निकाल के बैठे हैं, क्या नंबर ऑफ इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, उसमें अगर आप ये 1.9 का फैक्टर लगा देते हो तो हम लोग पहुंच जाते हैं 27% के नंबर पे। यानी सितंबर के एंड तक ऑलमोस्ट 27% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज इन्फेक्टेड विद कोरोना। इसीलिए मिड सितंबर में बहुत सारे सर्वेस कह रहे थे कि भैया 30 से 35% लोगों को ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका है। तो अब आप समझ गए ना कि पहले सेरो सर्वे, दूसरे सेरो सर्वे में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी कि जो 7.1% का कोरोना इंसिडेंस रेट बताया जा रहा है सेकेंड सर्वे में, वो गलत है। तो वो होगा 14.2%, और 4 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक हालात इतने खराब हुए कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन कोरोना से इन्फेक्ट हो चुकी है वो है 27%। अब यहां पे एक चीज पे हम लोग आते हैं, जो हर्ड इम्यूनिटी का लेवल बोला गया है वो बोला गया लमसम 60% पे, यानी कि जब तक देश की 60% आबादी इन्फेक्ट नहीं हो जाती कोरोना वायरस से, तब तक ये कोरोना वायरस फैलता ही जाएगा। अब हम लोग के यहां पे जो कोरोना वायरस का जो कर्व चल रहा है वो भाई कुछ इस टाइप का चल रहा है। इट इज समथिंग लाइक दिस। हम लोग कर्व को फ्लैटन नहीं कर रहे हैं, यूरोप में कर्व फ्लैटन हो रहा है। हमारा कर्व पहले पीक हुआ, अब पीक होके नीचे जा रहा है। अभी जब पीक हुआ तो ये समझ में आ सकते हो कि भैया 16 सितंबर को 97,859 केसेस थे, तो यहां पे हमारा कर्व पीक हो गया। लेकिन अब कर्व पीक होने के बाद नीचे जा रहा है। तो अब देखिए, ये जो यहां पे पूरा का पूरा लिखा हुआ, यही लिखा हुआ है कि अगर आप मान भी लो, चलो 27% तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, आप मान लीजिए कि कर्व के पीक होने तक 30% लोग इंडिया में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो अब तो कर्व पीक हुआ है, अब नीचे जाएगा, नीचे जाने में भी तो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अगर कर्व के पीक होने में 60% लोग अफेक्ट हुए हैं, तो कर्व के नीचे जाने में भी 30% लोग अफेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, कर्व के पीक होने में अगर 30% लोग अफेक्ट हुए हैं, तो कर्व के नीचे जाने में भी 30% लोग अफेक्ट होंगे, यानी ओवरऑल 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाएगी। यहां पे यही ये बोला जा रहा है कि भैया प्री पीक फेज में और पीक तक पहुंचने में 30% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो हम जब ऊंचाई पे पहुंचे, यहां तक पहुंचे, तब तक 30% लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो अब हम नीचे जा रहे हैं तो एटलीस्ट 30% लोग और इन्फेक्ट होते हमको नजर आ रहे हैं। और यहां पे एक और प्रॉब्लम है, जब हम लोग पीक की तरफ बढ़ रहे थे
तब लोगों के अंदर बड़ा डर था कोरोना वायरस का, लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। उसके बाद ये पीक फेज इतना डेंजरस हुआ, अब तो इकोनॉमी खुल रही है, लोगों के अंदर फटीग है, वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स रिलैक्स हो सकते हैं, इंडिया में फेस्टिवल का त्योहार आ रहा है। तो भैया ये जो दूसरा वाला फेज है ना, ये वाला, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पहले वाले फेस में अगर हम मान लें कि 30% आबादी इन्फेक्ट हो गई, तो दूसरे वाले केस में हो सकता है 30% से ज्यादा इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो नीचे जाना वाला फेज है ना हमारी आबादी का, इसको बहुत कंट्रोल किया जाए। क्योंकि पहले पीक जाने वाले फेज में लोग अलर्ट थे, लेकिन अब नीचे जाने वाले फेज में लोग अलर्ट ना होके रिलैक्स हो रहे हैं, और ये जरूर दूसरी वेव लेके आ सकता है जैसे कि यूरोप में आ रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोरोना के अगेंस्ट जो भी हमारे फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, टेस्टिंग, ये सब आइसोलेशन, ये सब प्रोएक्टिव लेवल पे किया जाए। तो सेरो सर्वेज में क्या प्रॉब्लम थी, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। यहाँ पे इनफैक्ट आपको सेरो सर्वे तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।